नैप्स नैप्स मतलब नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, जो कि स्किल्स इंडिया के अंडर में आता है। तो हम नैप्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। नैप्स जैसे कि कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, चाहे प्रोप्राइटर कंपनी है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे एलएलपी है, चाहे लिमिटेड कंपनी है, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है जहाँ पे 10 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ लेबर लॉज अप्लाई हो जाते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें ईपीएफ एक्ट 1952 है, ईएसआईसी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है और ग्रेजुटी एक्ट है। तो इसी तरह सिमिलरली एक और एक्ट अप्लाई होता है हर एक कंपनी के ऊपर, जहाँ 30 या 30 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो नैप्स बेसिकली कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर में आता है। ठीक है। नैप्स एक्चुअली लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 19 अगस्त 2016 में। ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में भी आता है। ठीक है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 में दरअसल एक्चुअली 5 कंप्लायंसेस आती है, जो मैं आपको मतलब वन बाय वन इसमें एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें नैप्स है, नेट्स है, फ्लेक्सी है, डीवोक है, बीवोक है। अब इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा नैप्स क्या है। नैप्स एक्चुअली की इसे फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। ओके। नेक्स्ट है जी नेट्स। नेट्स क्या है? नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। फिर फ्लेक्सी है। डीवो क्या है? जो डिप्लोमा जो कोर्स कराते हैं, उस डिप्लोमा कोर्स जिसके अंडर में आता है वो डीवोक कहलाते हैं। बीवोक में बैचलर कोर्सेज आते हैं। इसमें वन बाय वन हम सारी चीज़ें अब समझेंगे। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नैप्स का, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें ये है कि गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि देश में अप्रेंटिस ट्रेनिंग को इंक्रीज प्रमोट करना है। दूसरा है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है। इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं एम्प्लॉयर को, ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें आपको एक तो कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का इसमें रजिस्ट्रेशन कराती है उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो उसको क्लेम अमाउंट मिलता है। पहला तो फाइनेंशियल क्लेम अमाउंट 1500 से लेकर 4500 रुपये तक पर स्टाफ पर मंथ। ओके। नेक्स्ट बेनिफिट ये मिलता है कंपनीज को, इसमें लीगल एजम्पशन मिलती है, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेजुटी। ठीक है। ये रूल्स इसमें लेबर लॉज के अप्लाई नहीं होते हैं। फिर थर्ड बेनिफिट ये मिलता है सीएसआर बेनिफिट। ये कंपनी के ऊपर सीएसआर लाइबिलिटी होती है कि वो अपने रेवेन्यू का 2% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। इस पे जो भी मतलब सैलरी जाती है स्टाफ की, वो सीएसआर में कंसिडर की जाती है। उस पर टैक्स बेनिफिट आपको एक प्राइवेट कंपनी को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए। इसमें एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी जहाँ पर 30 या 30 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं, वहाँ पे एक कंपनी इसके लिए एलिजिबल हो जाती है कंप्लायंस के लिए, और वो अपना नैप्स और नैट्स में रजिस्ट्रेशन करा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कंपनी के पास इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है उसके बाद पीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट की इसमें एलिजिबिलिटी भी मेंशन कर रखी है। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी उसकी एज 18 से 35 साल के बीच में हो। ठीक है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होते हैं कैंडिडेट के 5वीं से लेकर 12वीं तक जिनकी क्वालिफिकेशन होती है, उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं नैप्स और फ्लेक्सी में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ग्रेजुएट है, उनके रजिस्ट्रेशन नैट्स में होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि उनका कभी पीएफ में कभी कंट्रीब्यूशन ना रहा हो पास्ट किसी भी कंपनी में, प्रीवियस कंपनी में, और उसका बैंक आधार के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए कैंडिडेट के पास, जैसे कि आधार, फोटो, चेक या पासबुक की कॉपी। गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम स्टाइपेंड पे डिसाइड कर रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं नैप्स और नैट्स में रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी सैलरी क्या मिनिमम होनी चाहिए। तो 5वीं से लेकर 9वीं पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5000 पर मंथ, 10th पास के लिए 6000 पर मंथ, 12th पास के लिए 7000 पर मंथ, आईटीआई डिप्लोमा के लिए 8000 पर मंथ, ग्रेजुएट के लिए 9000 पर मंथ। ये एक्चुअली मिनिमम स्टाइपेंड है, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप। ये कंपैरिजन रिपोर्ट है, मैन पावर कॉस्ट कंपैरिजन ऑन रोल वर्सेस अप्रेंटिस, किसमें आप लोग क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है सभी कंप्लायंसेस में ऑन रोल वर्सेस अप्रेंटिस। जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है मिनिमम सैलरी, पीएफ, एम्प्लॉयर का पीएफ, एम्प्लॉयर ईएसआई, बोनस, ग्रेजुटी, अर्न लीव। ठीक है। एक कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो जनरली क्या होता है, उसको ऑन रोल रखना होता है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को विदाउट कंप्लायंसेस के नहीं रख सकते, बिना पीएफ ईएसआई के नहीं रख सकते। ठीक है।
क्योंकि हर एक कंपनी के ऊपर पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेजुटी, लेबर लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक मिनिमम सैलरी ले रखी है ऑन रोल की 11,000। वैसे तो 11,000 मिनिमम वेजेस है और हर स्टेट में वेरी करता है, अलग अलग वेरी करता है, बट मैंने एक स्टैंडर्ड 11,000 मेंशन कर रखी है, जिसमें मैंने नीचे मेंशन कर रखा है कि एम्प्लॉयर पीएफ 13%, ईएसआई कंट्रीब्यूशन 3.25%, बोनस 8.33%, ऐसे ग्रेजुटी है। तो एक एम्प्लॉय की जिस सैलरी है जो 11,000 है, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लगा दे तो टोटल कॉस्ट जो एक एम्प्लॉय की होती है सीटीसी 15,211 रुपये होती है। अब हम नैप्स में देखते हैं जो अदर कंप्लायंसेस है उसमें आपको कितना पे करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने जैसा आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप इसको मिनिमम स्टाइपेंड पे कर सकते हैं, बट ये मैंने यहाँ पे मिनिमम वेजेस ही ले लिया है। अगर आप उतना भी कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय एग्री है, तो अदरवाइज जो ट्रेनी है आप मिनिमम वेजेस दे सकते हो, वेल एंड गुड है। ठीक है, इसमें पीएफ, ईएसआई के रूल्स अप्लाई नहीं होते लेबर लॉज के, तो इसमें मैंने 0 अमाउंट मेंशन कर रखा है। ठीक है, बट ये है कि आपको डब्ल्यूसी पॉलिसी ज़रूर लेनी है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि इसमें जो क्लेम अमाउंट मिलता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,500 रुपये पर मंथ मिलता है। इसमें कंप्लायंस चार्जेस जो लगते हैं 5% से लेकर 10% तक लगते हैं, डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन, इसमें जो नेट जो कॉस्ट आएगी वो एक एम्प्लॉय पे आएगी 10,155 रुपये, यानी जहाँ ऑन रोल में आपको पे करना पड़ रहा था 15,211 रुपये, वहाँ यहाँ पे आपको पे करना पड़ रहा है 10,155 रुपये, एंड यू विल सेव अराउंड 5,056 रुपीज़ पर मंथ, और 33% की आपकी मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस होती है, कॉस्ट सेविंग होती है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होते हैं 5वीं से लेकर 12वीं तक के कैंडिडेट्स के होते हैं, और एक एम्प्लॉय को, एक ट्रेनी को हम 2 से लेकर 24 महीने के लिए इसमें रख सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें CSR बेनिफिट ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है नेट्स की कंप्लायंसेस। नेट की कंप्लायंसेस बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जो डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स होते हैं, और उनका जो पीरियड होता है 2 से लेकर 36 महीने के बीच में होता है। इसमें मैंने सैलरी, एक स्टैंडर्ड सैलरी ले रखी है 11,000, जिसमें PF, ESI का रूल्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो रिम्बर्समेंट मिलती है गवर्नमेंट से वो 4,000 डिप्लोमा होल्डर पे मिलती है, और डिग्री होल्डर पे आपको 4,500 रुपये मिलते हैं। कंप्लायंसेस चार्जेस वही आपके 5 से 10% के बीच में होते हैं, और इसमें जो एक मेन ट्रेनिंग के ऊपर कॉस्ट जो आपकी आएगी 7,155 रुपये आती है, जहाँ पे यू विल सेव अराउंड 8,056 रुपीज़ पर मंथ। 53% की आपकी कॉस्ट सेविंग होती है पर मंथ की। ठीक है, इसमें भी आपके मतलब CSR बेनिफिट ऑफ कोर्स मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो नैप्स और नेट्स है, इसमें ये टोटल मैन पावर का केवल आप 15% ही इसमें रजिस्टर कर सकते हो, इतना ही आपको कोटा मिलेगा जिसपे आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी। अगर आपको इससे एडिशनली आपको अप्रेंटिस रजिस्टर करने हैं, वो आप थर्ड कंप्लायंस में जा सकते हैं, जिसमें फ्लेक्सी है, बीवोक है। तो इसमें भी ये है कि मैंने आप एक स्टैंडर्ड सैलरी ले रखी है 11,000, जिसमें PF, ESI का रूल्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, 0 मैंने अमाउंट मेंशन कर रखा है। इसमें फिर आपके वही, बट ये इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्लायंस चार्जेस आपके सेम लगते हैं 555 रुपीज़, डिपेंड अपॉन योर मैन पावर, एंड ये टोटल कॉस्ट वुड बी अराउंड 10,545 रुपीज़। इसमें आप सेव करते हैं 4,666 रुपीज़ पर मंथ। 31% की आपकी मैन पावर कॉस्ट आप सेव करेंगे पर मंथ। इसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं 10वीं 12वीं 12th तक के होते हैं, 2 से लेकर 36 महीने का उनका ड्यूरेशन पीरियड होता है, और इसमें आप एडिशनली 30% आप इसमें रजिस्ट्री कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें CSR बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन ऑन रोल और अप्रेंटिस का। आई होप कि आपको ये चार्ट समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ टू स्टार्ट द नैप्स, कैसे हम इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का नैप्स और नेट्स के अंदर में, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, GST सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है डायरेक्टर के या HR हेड के, टोटल मैन पावर कितनी है कंपनी में इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट, और कंपनी का एड्रेस प्रूफ। और मैं बेसिकली अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, कोजेंट सॉल्यूशन
was established in 2016, जो कि हम नैप्स और नैट्स की जो कंप्लायंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट कंपनीज को, और वर्क बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, बीच में हम काम करते हैं। जो उनकी कंप्लायंसेस हैं नैप्स और नैट्स के अंडर में, अप्रेंटिस कंप्लायंसेस जो क्लेम प्रोसेसिंग का पार्ट है, और अदर जो कंप्लायंसेस हैं वो हैंडल करते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, उनका रिटर्न फाइल करना, क्लेम फाइल करना, अदर पेपर वर्क एक्सेट्रा। इसमें मंथली जो वर्क प्रोसेस रहेगा एक कंपनी का, वो ये रहेगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कि एवरी मंथ कंपनी के जो कैंडिडेट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा अप्रेंटिस में, उनका रिटर्न फाइल होंगी मंथली बेसिस पे, उनका क्लेम फाइल होगा, और फिर क्लेम अप्रूव रिम्बर्समेंट कराया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं, जिसमें कंपनी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। जो भी कंपनी इसमें रजिस्ट्रेशन कराती है अपना, उसकी कुछ मंथली बेसिस पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अपने कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स कोजिंग सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराए, सो दैट कि हम उनके रजिस्ट्रेशन मंथली बेसिस पे हम कर सकें। फिर उनको कैंडिडेट्स के ऑन जॉब ट्रेनिंग कराना, कि वो अपने वर्क प्लेस पर ऑन जॉब ट्रेनिंग कराए, और ये कि मंथली बेसिस पर उनके अटेंडेंस और सैलरी का डेटा कोजिंग सॉल्यूशन के शेयर करना, सो दैट कि कोजिंग सॉल्यूशन उनकी रिटर्न फाइल कर सके, क्लेम फाइल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि जो ट्रेनीज हैं उनकी पेमेंट करना स्टाइपेंड की, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की, वो भी ऑन टाइम। अदर जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फ्री शूज़ होते हैं, यूनिफॉर्म होती है, इंश्योरेंस होता है, कैंटीन अकोमोडेशन वगैरह, WC पॉलिसीज, वो भी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी ट्रेनीज को प्रोवाइड कराए। इसमें कोजिंग सॉल्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि हर महीने मंथली बेसिस पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, जो भी न्यू कैंडिडेट्स आते हैं, फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर जनरेट करना, रिटर्न फाइल करना, क्लेम फाइल करना, उनकी कंप्लायंसेस, एग्जामिनेशन, असेसमेंट वगैरह देखना, और कंडक्ट करना, उनके सर्टिफिकेट इशू कराना। ये एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कंपनीज को, जिसमें ये लिखा गया है कि जो भी कंपनी एलिजिबल है, जहाँ पर 30 या 30 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन नैप्स या नैट्स के अंदर कराएं। एक और नोटिफिकेशन है PF डिपार्टमेंट की, जिसमें ये मेंशन कर रखा है कि जो भी कैंडिडेट्स एज ए ट्रेनिंग काम कर रहे हैं कंपनीज, तो उसे PF का रूल अप्लाई नहीं होता है। और ये ESI का वर्डिक्ट है, जजमेंट है, जिसमें ये मेंशन है कि भाई जो भी ट्रेनी अप्रेंटिस के तौर पे काम कर रहा है, वो एक्चुअली ESI में भी कवर नहीं होता। ये CSR का नोटिफिकेशन है, जिसमें ये मेंशन है कि जो भी अप्रेंटिस है, जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जिनका स्टाइपेंड जाता है, वो अमाउंट CSR में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये था सब ओवरऑल सारा नैप्स के बारे में। आई होप कि आपको नैप्स के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।